और देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार एक गठबंधन में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाते हुए देश की सियासत में ऊपरी पायदान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस बीच बिहार में महागठबंधन सरकार के जेडीयू आरजेडी नेताओं के बीच में रिश्ते हैं कि वो बिगड़ते ही जा रहे हैं, उनमें खटास बढ़ती ही जा रही है। पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह आरजेडी के गले की फांस बनते जा रहे हैं। सुधाकर सिंह सीएम नीतीश कुमार को लेकर तीखे शब्दों में हमला बोलते हैं। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तीखा हमला बोला और सवाल नीतीश कुमार पर भी दागे। और आखिर नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं क्या, ये सवाल उठने लगे। देखिए, भला गठबंधन अलायंस को एकजुट करने की बात कैसे कर सकते हैं, ये कई सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम बार बार देख रहे हैं, हर मौके पर देख रहे हैं, कई ऐसे मौके आए जब आरजेडी की जो अपना स्टैंड है, जो अपना थिंक प्रोसेस है वो अलग है, वहीं जेडीयू का जो अपना थिंक प्रोसेस है वो अलग है। बीच में सीट शेयरिंग को लेकर भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार और लालू के बीच में गतिरोध चल रहा था। हालांकि जब उस पर खूब सवाल उठने लगे तो आखिरकार दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होती है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, देखिए, जब आप आरजेडी और जेडीयू की राजनीति की बात करते हैं, दोनों धुर विरोधी रहे, माफ की जगह, और साथ ही साथ दोनों की जो राजनीति थी वो अलग अलग रही, दोनों की राजनीति एक दूसरे के खिलाफ थी। आज दोनों साथ आ गए हैं, तो एक बड़ी वजह यह भी है कि पार्टी के अपने ही नेता कई ऐसे भी हैं जो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं और उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि दोनों का गठबंधन साथ चले। ऐसे में जाहिर सी बात है, देखिए, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि जब एक तरफ अब गठबंधन में रार है, तकरार है, तो फिर कैसे देश की सियासत में एक महागठबंधन की बात बार बार की जा रही है। राज्य में चीजें संभल नहीं पा रही, देश में कैसे संभलेंगी, इसी सवाल के बीच में इस बीच एक और देखिए, जब बिहार में गठबंधन की बात हो रही है तो सवाल उठते हैं, विपक्षी गठबंधन में जुटे नीतीश जो है वो अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे। ये सवाल उठ रहे हैं, क्या जब आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, जब आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि बिहार में महागठबंधन सरकार के जेडीयू आरजेडी नेताओं के बीच में जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह आरजेडी के गले के फांस बनते जा रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर तीखे हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हम सवालों का जिक्र कर दे कि सवाल ये आता है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोनों के बीच में? क्या जातिगत जनगणना नीतीश के गले की फांस बनती जा रही है? क्या आरजेडी अब जेडीयू पर कुर्सी छोड़ने का प्रेशर बनाने लगी है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, जातिगत जनगणना के बाद में अपने ही नेता, अपने ही मंत्री आरजेडी के ये कहते हुए नजर आते हैं कि साहब, हमारा जो अपना हिस्सा है फिर दीजिए। और यही सवाल उठने लगा कि जातिगत जनगणना कराई गई इसलिए कि जो जातिगत राजनीति है उसको साधा जा सके, लेकिन यहां पर अब अपना अपना नेतृत्व मांगा जा रहा है। फिर कोई ये कह रहा है कि साहब, हमारी जो संख्या है वो गलत है, ये जो आपने सर्वे कराया वो ठीक नहीं है। तो आइए आपको सुनाते सुधाकर सिंह कैसे बगैर नाम लिए नीतीश पर हमला बोल रहे हैं। खेल कहाँ है? किसानों के, बिहार के किसानों को लूटने के लिए खेल रचा गया, बड़े षड्यंत्र पूर्वक रचा गया। जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, मैंने सवाल आपका है, सरकार 18 साल से एक आदमी की, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हमारे जैसे लोग, जैसे कि दुल्हा जा रहा है और वो डोली थोड़ा भारी है, दुल्हा भारी हो जाता है तो जो डोली लेने वाले रहते हैं बदल देते हैं, जो कहार रहते हैं, भाई कंधा बदल दो। तो इतने भारी भारी भरकम यहाँ के राज्य के मुखिया हैं, जिस डोली में दुल्हा बन के जा रहे हैं तो कहार बदलते रहते हैं, हमारे जैसे लोग कहार बदलते रहते। उसमें हम भी हैं, हम भी कंधे पे भी। अब यहाँ हम भाषण कुछ भी दें, अब विधानसभा में वोट देना होगा तो किसको देंगे? सरकार के पक्ष में देंगे, और नहीं देंगे तो सवेरे हमारी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो बार बार ऐसी बयानबाजी के बाद जाहिर सी बात है, एक सवाल उठने लगता है कि क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? समीर चौगावकर हमारे साथ में हैं। समीर जी, क्योंकि बिहार की राजनीति को बहुत करीब से आप जानते हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो इतनी खटपट चल रही है, ये बार बार नेताओं का बयान, क्या इसकी वजह यह है कि आरजेडी को ये लग रहा है या उसके नेताओं को ये लग रहा है कि हम मजबूती से अपने नेतृत्व में सरकार बना सकते हैं? और वहीं नीतीश का भी बार बार जिक्र होता है कि अरे वो बीजेपी की तरफ तो नहीं जाने वाले हैं। ये जो इतनी खींचतान चल रही है, ये जग जाहिर नजर आती है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बिहार के अंदर यह पहली बार नहीं है जब आरजेडी ने और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई है। इसके पहले भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बना चुके थे और उसके बाद नीतीश कुमार को रियलाइज हो गया था कि ये बहुत अपवित्र और अनैतिक गठबंधन है, जिसके खिलाफ हम लगातार बिहार के अंदर राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करते रहे और भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। अब लालू के साथ सरकार कैसे चला सकते हैं? नीतीश कुमार फिर बीजेपी में लौट के आए थे, उसके बाद नीतीश कुमार फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए वापिस आरजेडी का सरकार बना चुके हैं।
तो अब नीतीश कुमार बिहार के अंदर तीसरे दल की पार्टी है, ऐसे में तीसरे दल का मुख्यमंत्री बना हुआ है, सबसे बड़ा आरजेडी है। आरजेडी को लगता है कि अब हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लालू प्रसाद कह चुके हैं नीतीश कुमार से कि आप भाई दिल्ली की राजनीति कीजिए, आप इंडिया गठबंधन जो बना है उसके संयोजक बनिए, आप विपक्षी दलों को एकत्रित कीजिए मोदी के खिलाफ, और बिहार तेजस्वी के लिए छोड़ दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि अब लालू और तेजस्वी को लगता है कि अब मौका आ गया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुआ जाए। वहीं नीतीश कुमार को अभी महसूस हो रहा है कि ये उनकी ऐतिहासिक भूल थी जो उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन हम नीतीश कुमार इसे चक्कर में फंस गए कि अब उन्हें निकलते भी नहीं आ रहा है। आरजेडी नीतीश कुमार के जेडीयू के जो सांसद है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 2019 का लोकसभा चुनाव जीते थे, उन्हें अब ये लग रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बिना सहयोग के आरजेडी के दम पर वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उनके जीत में बीजेपी के वोट बैंक का एक बड़ा योगदान था। तो ऐसे अब उन्हें लग रहा है कि हम अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, और यही स्थिति नीतीश कुमार के विधायकों की है, और यही स्थिति आरजेडी के विधायकों की है, क्योंकि दो विपरीत विचारधाराओं के दलों का मिलन जो बिहार में हुआ है, जनता भी इसे नकारने को तैयार बैठी है, और विधायकों की भी लग रहा है कि अब जनता की भी हम कैसे जाएंगे। जेडीयू के विधायकों को लगता है कि जनता की भी हम कैसे जाएंगे, जहाँ लालू के भ्रष्टाचार की बात करके हम वोट मांग रहे थे। तो मुझे लग रहा है ये अपवित्र और अनैतिक गठबंधन उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बना ली थी, और बाद में उसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा। शिवसेना में एकनाथ के नेतृत्व में बगावत हो गई थी, और बाद में अजीत पवार भी अलग हो गए थे। तो मुझे लग रहा है कि अब जेडीयू में एक बड़ा वर्ग है जो इसमें से अलग होना चाहता है। वो नीतीश कुमार से बार बार कह रहे हैं कि आप निर्णय लो, आप आरजेडी से अलग हो जाइए। अगर नीतीश कुमार समय रहते आरजेडी से अलग नहीं होंगे तो आने वाले समय में जेडीयू में एक बड़ी टूट आपने को देखने मिल सकती है। एक चीज मैं जानना चाह रही, सुधाकर सिंह जो सरीखे नेता हैं, क्या ये इनकी अपने मन की पीड़ा है, ये उनकी अपनी खुद की व्यथा है, या फिर ये पार्टी द्वारा प्रायोजित विरोध है? क्या आपका आकलन है इस पर? मुझे ऐसा लगता है कि सुधाकर सिंह जी खुद होकर इतना बड़ा बयान नहीं दे सकते, सीएम पे सीधा हमला नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे पार्टी नेतृत्व का, पार्टी संगठन का कहीं ना कहीं उन्हें संकेत है कि वह इस तरह के ऊपर नीतीश कुमार के हमला जारी रखे, जिससे नीतीश कुमार को मैसेज दिया जा सके कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री जैसे अधिकार हासिल होना चाहिए। मुझे लग रहा है ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है आरजेडी और जेडीयू के बीच में बिहार के अंदर लेकर, और इसके अलावा सीटों को शेयरिंग को लेकर भी जो चल रहा है कि अभी तक इंडिया गठबंधन जो बना उसमें सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनलाइज नहीं हो पाए। बिहार में लालू ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, नीतीश कुमार ज़्यादा सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस भी एक बड़ा हिस्सा लेना चाहती है। ऐसे में इन तीनों दलों के बीच में वहाँ पर खींचतान चल रही है, और खासतौर से आरजेडी और जेडीयू में बहुत तगड़ी खींचतान है सीटों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। तो मुझे लग रहा है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिसमें आरजेडी जेडीयू को बताना चाहते हैं कि हम बिहार में बड़े भाई है तो हमारा हिस्सा बड़ा होगा। तो नीतीश कुमार को संदेश देने की कोशिश की है। नीतीश कुमार फिलहाल अभी इस मामले में चुप्पी साधे हुए, देखते हैं आने वाले दिनों में नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। क्या वह लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का छोटा भाई बनकर बिहार में रहना चाहते हैं, या अलग रास्ता अख्तियार करके अपना सम्मान को बचाए रखते हैं? अच्छा, एक चीज नजर आ रही है कि धीरे धीरे डेंट किया जा रहा है। राहें जुदा होने के बाद जब से इन दोनों की अपनी पॉलिटिक्स चली है, वो धुर विरोधी राजनेताओं के तौर पर रही। नीतीश लालू पर हमला बोलते रहे, लालू नीतीश पर हमला बोलते रहे, और ऐसे ही दोनों की सियासत चल रही है लगभग 2 दशक से। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ये धीरे धीरे डेंट करके नीतीश को बाहर किया जा रहा है? क्या ये जो महागठबंधन और इसमें नीतीश कुमार को जिम्मेदारी में लाना, ये क्या एक लालू का ट्रैप है? मतलब राजनीति जब भी बचपन से देखते आए तो यही कहा जाता था कि राजनीति सीखनी है तो लालू से सीखो। तो ऐसे तो नहीं कि अपना वो राजनीतिक गुण वो अब अपना रहे हैं, और नीतीश को बाहर करने के लिए, अपने बेटे को आगे लाने के लिए एक अलग ही षड्यंत्र रचा गया? बिल्कुल, देखिए 15 साल लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर उन्हें बिहार की सत्ता से बाहर किया था, और नीतीश कुमार भी 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरीके से नीतीश और बीजेपी ने मिलकर उन्हें बिहार की राजनीति से बाहर किया था, लोकसभा में उनकी स्थिति बुरी तरह से खराब कर दी थी, और वो जो आरोप जिनके पर लगाए गए थे, चारा घोटाला जिसमें उन्हें सजा हुई और अभी जमानत पे बाहर है, इस सब के पीछे नीतीश कुमार का हाथ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने लालू प्रसाद की राजनीति, आरजेडी की राजनीति को बिहार से बाहर करने की कोशिश की थी। अब बदली हुई परिस्थितियों के अंदर लालू प्रसाद को लगता है कि नीतीश अब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में, और अब जब सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं, तो क्यों ना तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और आने वाले समय में बिहार में ज़्यादा सीटें
ली जाए, बिहार से 40 लोकसभा सीटें आती है, लालू की कोशिश होगी कि 25 सीटों पे वह विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़े, नीतीश कुमार 10 सीटों पे लड़े और 5 सीटें कांग्रेस और बाकी दलों के लिए छोड़ दी जाए। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में ज़्यादा सीटें छोड़ने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर वह लालू से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, समझौता करेंगे, तो पार्टी में बगावत होना तय है और इसीलिए नीतीश कुमार अब दुविधा में फंसे हुए, वह समझ नहीं पा रहे। ऐसा तो नहीं कि जो जातीय जनगणना पर इतना फोकस, भले ही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने जातिगत सर्वे करवाया और ये अलग अलग जातियों के जरिए राजनीति साधेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ये जो सर्वे है ये उल्टा आरजेडी के लिए फायदे का सौदा हो, क्योंकि जो वोट बैंक है उनका उस लिहाज से वो बहुत ही सूटेबल है। बिल्कुल, देखिए जातिगत सर्वेक्षण नीतीश कुमार ने जो करवाया था, उसके अंदर जो रिपोर्ट आई उसके अंदर 15% यादव है, मुसलमान 17% है। एमवाय समीकरण जो है मुसलमान और यादव, ये आरजेडी का बड़ा वोट बैंक रहा है, तो इस प्रकार से 32% वोट बैंक तो उनके पास आ ही चुका है। तो लालू प्रसाद यादव नीतीश को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत सर्वेक्षण में ये बता दिया गया है कि 15 और 17% का वोट बैंक हमारे साथ है, तो ऐसे में क्यों ना मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें जाए, जब कहा गया है कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी वाली बात, तो हमारा बनता है। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है कुर्मी, वो 2.62% है। तो ऐसे में अति पिछड़ों का जो वोट बैंक नीतीश कुमार अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे, उसकी तुलना में बड़ा वोट बैंक लालू के पास है। तो लालू दोनों तरीके से कहना चाह रहे हैं कि अगर विधायकों की संख्या देखोगे तो बहुमत मेरे पास है, मेरे पार्टी के विधायक ज्यादा है, आपके पास विधायक कम है, और अगर जातिगत सर्वेक्षण को आप आधार मानते हो राजनीति का अधिकार देने का, तो उस समीकरण में आरजेडी भी जेडीयू से ज्यादा ताकतवर है। तो इस स्थिति में डबल तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। हाँ। नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वेक्षण जिस आधार पर किया था, नीतीश कुमार के व्यक्तिगत राजनीति के लिए और जेडीयू की राजनीति के लिए वह कहीं से भी सूटेबल नहीं है। नीतीश कुमार को जातिगत सर्वेक्षण से कोई लाभ नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से इसका फायदा लालू प्रसाद की आरजेडी उठाने वाली है। एक चर्चा और हो रही थी कि राहुल गांधी को जो रेसिपी सिखा रहे थे लालू यादव, दरअसल ये जो रेसिपी थी वो देश की पॉलिटिक्स की रेसिपी थी। क्योंकि अगर यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो फिर ऐसे में जेडीयू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी जब नीतीश कुमार की बात आती है, पॉलिटिक्स के अंदर उनको आजकल नॉन रिलायबल घोषित कर दिया गया है कि उनका नहीं पता वो किस दिशा में कहाँ जाकर बैठ जाएंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक बैक प्लान भी तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से रही है, वो क्या कर सकते हैं किसी को नहीं मालूम होता, उनके अलावा उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता भी नहीं बता सकते नीतीश कुमार कब क्या निर्णय ले लेंगे। आप देखिए अटल जी की जयंती पर दिल्ली आए थे नीतीश कुमार, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पटना के कार्यक्रम में शामिल होने नीतीश कुमार चले गए थे। राष्ट्रपति ने जो G20 पे भोज आयोजित किया था उसमें प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय भवन में बहुत गर्मजोशी से G20 में मिले थे। तो नीतीश कुमार को कहाँ जा सकते हैं ये कोई नहीं जानता, और इसी को डर कांग्रेस और आरजेडी को है। आरजेडी को लगता है कि हो सकता है कि समय आने पर नीतीश कुमार फिर से पाला बदले और बीजेपी के साथ सरकार बना ले, जैसा उन्होंने पिछली बार कर धोखा दिया था आरजेडी को। तो लालू प्रसाद यादव इस बार फुफुर का कदम रख रहे हैं, और वैसे भी लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी को बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने उनके लिए भी कहा था कि इंडिया गठबंधन का आप दूल्हा बनो, हम सब बाराती बनने को तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़कर लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी उनके साथ जुड़ेंगे, नीतीश कुमार। और वैसे भी लालू प्रसाद की जो राजनीति है और नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो बहुत विपरीत दूरों की राजनीति है। दोनों इस बात को जानते हैं कि लंबे समय तक बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में नीतीश और लालू साथ में मिलकर नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों के वोटर बहुत ज्यादा अलग है, विचारधारा दोनों की अलग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया था और अखिलेश का अपना वोट बैंक तक छिटक गया था, फायदा मायावती को हुआ और सपा को उसका नुकसान उठाना पड़ा। क्या ये बिल्कुल वैसे ही गठबंधन है बिहार का? क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा चरम पर रहती है। लेकिन मैं एक चीज जो आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये कि ये तो बात हुई लालू और बिहार के इर्द गिर्द की राजनीति की, लेकिन जब हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो एक बड़ा नेगेटिव संदेश जाता है कि साहब आप राज्यों में तो एक दूसरे के साथ आ नहीं पा रहे हैं, आपके यहीं पर इतने डिफरेंसेस हैं, और वहां तो अपने 26 गठबंधन किया आपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, तो वहां पर आप कैसे बैलेंस बिठाएंगे? वहां तो हर दिन ऐसा हो कि इतने सारे बर्तन है कि वो खुटते ही जाएं। देखिए उसके बाद जब से इंडिया गठबंधन बना, इनकी पहले बैठक पटना के अंदर हुई थी, 23 जून के करीब हुई थी। उसके बाद ये बेंगलोर में मिले थे, उसके बाद बंबई में इनकी तीसरी बैठक हुई थी। उसके बाद इन्होंने तय किया था कि भोपाल के अंदर एक संयुक्त रैली करेंगे, लेकिन आप देखिए कमलनाथ ने संयुक्त रैली करने से मना कर दिया, क्योंकि स्टालिन के बेटे उन्हें जो बयान दिया था सनातन धर्म को लेके, उसके बाद आरजेडी के विधायक ने जिस तरीके से बयान दिया था हिंदू धर्म को लेके, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कहा था कि हिंदू धर्म नहीं एक तो भ्रम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में जानते हैं कि यहाँ मुस्लिम
वोटों पर राजनीति नहीं हो सकती है, उन्हें चुनाव जीतना है तो हिंदू वोटों को साधना होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप भोपाल में मत आइए, मेरा वोट आप बढ़ाओगे नहीं, मेरा वोट कट जाएगा। और हमेशा ऐसा लग रहा है कि लगातार इनके बीच में अविश्वास की घाई बहुत गहरी होती जा रही है। जब इस तरह का बयान सनातन के ऊपर हमला होता है तो नीतीश कुमार चुप होते हैं, लालू प्रसाद यादव चुप हो जाते हैं, श्री ममता बनर्जी बोलती हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बैठ के होती है, लेकिन किसी तरह का एक सामंजस्य नहीं बन पाता है। घोषणा पत्र कैसे होगा, रैली कैसी होगी, कौन कहाँ पर लड़ेगा, संयोजक कौन होगा, इसको लेके भी इनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर इनके बीच दुविधा बढ़ने वाली है। इंडिया गठबंधन से कुछ और दल छूटकर या तो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे या ना एनडीए में रहेंगे ना इंडिया गठबंधन के अंदर रहेंगे। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी एक संयोजक और एक नेता बनाने की है जो मोदी के सामने खड़ा हो सके। मुझे ऐसा लग रहा है इनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है और इनके आपस में इतनी अविश्वास की खाई बनी हुई है और विपरीत विचारधारा के गठबंधन के दल आपस में साथ आ गए। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन किसी एक बात पर सहमत हो पाएगा और सर्वानुमति से अपने उम्मीदवार तय कर पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।